कहानी की शुरुआत में टेरेंजियो नाम का एक आदमी ब्रुसेल्स के एक एयरपोर्ट पर भागता है। वह साफ तौर पर घबराया हुआ है और जल्दी में है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि उसकी फ्लाइट छूट रही है, पर सच इससे बहुत अलग है। वह मदर डेस्क से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी टिकट के लिए पूछता है, पर उसे पता चलता है कि अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। फिर भी वह सिर्फ टर्मिनल पार करने के लिए टिकट खरीद लेता है। उसी एयरपोर्ट पर एक मशहूर इन्फ्लुएंसर इनेस न्यूयॉर्क में एक दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रही होती है। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस करती है और वो बेहोश हो जाती है। इनेस चिंतित है, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। बाहर जो लोग टीवी देख रहे हैं वे देखते हैं कि टीवी रिपोर्टर और लाइव शो होस्ट कैमरे के सामने बेहोश होकर गिर गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक पूरी गली के लोग जमीन पर बेहोश पड़े हैं। देखने वाले सोचते हैं कि यह कोई मजाक होना चाहिए, सिवाय टेरेंजियो के, जो जानता है कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि अब उसके लिए काम करने का समय है और टर्मिनल की ओर भागता है। जब एक गार्ड का ध्यान हटता है, टेरेंजियो उसकी बंदूक छीन लेता है और सबको उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है। वह एक ऐसी फ्लाइट की ओर भागता है जो कुछ ही मिनटों में मॉस्को के लिए उड़ान भरने वाली है। जब वह अंदर जाता है तो उड़ान में बस कुछ ही यात्री सवार हुए होते हैं और वह सबको बंदूक दिखाकर रोक देता है। पायलट गायब है और को पायलट मैथ्यू आतंकवादी टेरेंजियो की मदद नहीं करना चाहता। जैसे ही वे बंदूक के लिए लड़ते हैं, एक गोली मैथ्यू की हथेली पर लगती है और उसे जख्मी कर देती है। बाहर यात्री घबरा जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रियल उन्हें शांत रखने की कोशिश करती है। टेरेंजियो कॉकपिट से बाहर आता है और पूछता है कि क्या प्लेन में कोई पायलट है। सिल्विया नाम की एक महिला उठती है, हालांकि वह सिर्फ एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर पायलट है। टेरेंजियो के कहने पर वह और मैथ्यू बाकी सभी यात्रियों के साथ उड़ान भरते हैं। गोली की वजह से प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम एवियोनिक्स टूट गए हैं और इसका नतीजा यह होता है कि प्लेन से कोई भी बाहर किसी से बात नहीं कर सकता। जब प्लेन हवा में होता है, सिल्विया और मैथ्यू टेरेंजियो को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वह आदमी टस से मस नहीं होता। वह कहता है कि वह नाटो को सौंपा गया एक अफसर है और कुछ ऐसा जानता है जो वे नहीं जानते। जोर देने पर वह बताता है कि सूरज की किरणें जानलेवा हो गई हैं। अगले दिन से सूरज उगते ही सबको मार देगा, यहाँ तक कि उन्हें भी जो घर के अंदर हैं। यह पहले ही जापान और कोरिया जैसे पूर्वी देशों में शुरू हो चुका है और अगर सूरज उग गया तो यह प्लेन अगला निशाना होगा। मैथ्यू और सिल्विया को उस पर विश्वास नहीं होता और वे अंदाजा लगाते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार है। टेरेंजियो भी मानता है कि वह बेवकूफ लग सकता है, पर दावा करता है कि वह नहीं है। मैथ्यू के हाथ से बहुत खून बह रहा है, जो आगे चलकर एक परेशानी खड़ी कर सकता है। यात्रियों में से एक लॉरा नाम की महिला है, जो घरेलू स्वास्थ्य नर्स है। वह प्लेन में अकेली मेडिकल वाली है, इसलिए वह पायलट की मदद करने की जिम्मेदारी लेती है। उनके पास घाव को सिलने का सामान नहीं है, इसलिए वे एक गर्म चाकू का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्यू दर्द से चिल्लाता है और यात्री और ज्यादा घबरा जाते हैं। मैथ्यू जानता है कि अगर वे विरोध करना शुरू करते हैं तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह उन्हें बताता है कि वे अपने असली ठिकाने पर जाने से पहले टेरेंजियो के कहने पर एक अलग जगह पर उतरेंगे। मैथ्यू को उम्मीद है कि उन्हें बचाने के लिए लड़ाकू जेट आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बंदूक दिखाकर रोका गया था। पर किसी वजह से सिल्विया को लगता है कि वे अकेले हैं। अयाज नाम के एक यात्री ने उन्हें सूरज के बारे में बात करते सुना है और उसे शक है कि पायलट उनसे झूठ बोल रहा है। अचानक एक अरब यात्री को खांसी शुरू होती है और वह बेहोश हो जाता है। अय्याज उसकी मदद करने का नाटक करता है और इसी दौरान टेरेंजियो की बंदूक छीन लेता है। अय्याज के कहने पर टेरेंजियो को टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया जाता है और मैथ्यू को सच बताने को कहा जाता है। पायलट बताता है कि वे आइसलैंड में उतर रहे हैं क्योंकि टेरेंजियो पश्चिम में जाना चाहता था। वहां पुलिस आतंकवादी को पकड़ लेगी और बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। वह उन्हें सूरज के खतरे के बारे में भी बताता है। यह सुनकर यात्री पागलपन की हालत में आ जाते हैं। वे फ्लाइट में चढ़ने से पहले हुई अजीब चीजों को याद करने लगते हैं और अपने परिवार के लिए परेशान होते हैं। मैथ्यू सबको शांत कराता है और कप्तान के तौर पर उन सबको बचाने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ देर बाद वह आइसलैंड के एक एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करता है, पर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई सिग्नल नहीं मिलता। जब वे जमीन के नजदीक देखते हैं तो पाते हैं कि कई हवाई जहाज आपस में टकरा गए हैं और लोग भाग रहे हैं। वे आखिरकार महसूस करते हैं कि टेरेंजियो सच कह रहा था, पर रनवे जाम होने के कारण वे उतर नहीं सकते। प्लेन में स्कॉटलैंड तक ही उड़ने का तेल है, इसलिए कप्तान ऐसा करने का फैसला करता है और सबसे अच्छे की उम्मीद करता है। वह टेरेंजियो को टॉयलेट से बाहर लाता है ताकि वह सबको बताए कि क्या हो रहा है। वह बताता है कि उसे सूरज के बारे में अपने बड़े अफसरों की बातें छिपकर सुनकर पता चला। वह नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है या यह कब रुकेगा। वह बस इतना जानता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें सूर्योदय से दूर उड़ना होगा। इस बीच जो अरब आदमी बेहोश हुआ था वह अभी भी जमीन पर पड़ा है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे हार्ट अटैक आने वाला है। अपनी आखिरी सांस के साथ वह कहता है कि उसने हीरे निगल लिए हैं। नर्स लॉरा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है। वह मर जाता है।
उसी समय वे स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, जहां मैथ्यू एक दीवार से टकराने से कुछ सेकंड पहले प्लेन को रोक देता है। वे बाहर निकलते हैं और उनके फ़ोन उनके प्यारे लोगों के मैसेज से बजने लगते हैं। इंटरनेट जानलेवा सूरज की रोशनी की खबरों से भरा हुआ है। आधी दुनिया मर चुकी है और दूसरी आधी अपनी मौत का इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट खाली है, क्योंकि जिन्हें भागने का मौका मिला वे भाग गए और बाकी अंधेरी जगहों में छिपे हैं। हालांकि खबर बताती है कि लोग बंकरों के अंदर भी मर रहे हैं। अचानक उन्हें 3 आरएएफ सैनिकों द्वारा संपर्क किया जाता है, जो मदद मांग रहे होते हैं। उनके पास सूरज निकलने से पहले सिर्फ 45 मिनट हैं, इसलिए वे जरूरी सामान इकट्ठा करने और पश्चिम की ओर उड़ने का फैसला करते हैं। यात्रियों में से एक प्लेन इंजीनियर याकूब है। वह अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए वापस जाना चाहता है, पर सबकी सुरक्षा के लिए उसे पीछे हटने को कहा जाता है। सामान लेने और प्लेन की टंकी भरने के बाद वे एक बार फिर उड़ते हैं। सैनिकों में से एक पायलट है और सलाह देता है कि वे भूमध्य रेखा से दूर उड़ें ताकि सूरज उन्हें जल्दी न पकड़ पाए। उनका अगला ठिकाना कनाडा है, जहां वे फिर से तेल भरेंगे और रेडियो ठीक करेंगे। कुछ देर बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और उनके फोन बजना शुरू हो जाते हैं। उन्हें अपने उन प्यारे लोगों के आखिरी मैसेज मिलते हैं जो पहले ही ब्रुसेल्स में मर चुके हैं। फिर एक आदमी एक लेख पाता है जिसमें कहा गया है कि आपदा का कारण सूरज की ध्रुवीयता पोलैरिटी है। हॉर्स्ट नाम का एक और यात्री एक जलवायु एक्सपर्ट है और जानता है कि सूरज की ध्रुवीयता का क्या मतलब है। वह समझाता है कि हर 11 साल में सूरज का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है, पर कोई नहीं जानता क्यों। इसका दुनिया पर कोई बड़ा असर नहीं होता, इसलिए ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में यह उलटाव कमजोर होता जा रहा था। इस वजह से हॉर्स्ट सोचते हैं कि अब यह उलटाव दूसरी तरफ कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर वह जो कह रहा है वह सच है, तो पृथ्वी पर हर जगह जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां गामा किरणों का हमला हो रहा है। यही कारण है कि लोग तुरंत मर रहे हैं। उनके पास इस बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक तभी अयाज को एक न्यूज़ रिपोर्ट मिलती है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जिन आरएएफ सैनिकों को लिया वे असल में अफगानिस्तान के आतंकवादी हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एयरपोर्ट पर उनके देश वापस भेजा जा रहा था। बाहर उनमें से एक बहस में पड़ जाता है और बूढ़े बीमार आदमी को धक्का देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है और आतंकवादी को यात्रियों का गुस्सा मिलता है। सिल्विया मैथ्यू को न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में बताती है और दोनों कनाडा में उतरने पर आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ मिनट बाद वे उतरते हैं और उनके पास सूरज निकलने से पहले 2 घंटे हैं। आतंकवादी शहर के चारों ओर पड़े हैं। आतंकवादियों को कहा जाता है कि वे पास की दुकान में रेडियो ठीक करने के पुर्जे ढूंढें। वे मान जाते हैं, पर गैब्रियल और याकूब को अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं। समस्या यह है कि याकूब को योजना पता है, पर गैब्रियल को नहीं। इसलिए जब वे दुकान में होते हैं और याकूब आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है, तो गैब्रियल उसके साथ आने से मना कर देती है। याकूब उसे समझाने में समय बर्बाद नहीं करता। आखिर में वह आतंकवादियों का पीछा होने के बावजूद एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, पर गैब्रियल शहर में ही छूट जाती है। हवाई जहाज उसके बिना उड़ जाता है। आतंकवादी उसका पीछा करते हैं और गोली मारकर एक खिड़की पर मारते हैं। सौभाग्य से यह सिर्फ एक दरार बनाती है, इसलिए अगर वे एक ही ऊंचाई पर उड़ते रहें तो यह नहीं टूटेगी। डोमिनिक नाम का एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा भी फ्लाइट में है। अयाज उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी ज्यादा रक्षा करने वाली माँ जारा उस आदमी को दूर जाने को कहती है। अचानक उन्हें हवाई में किसी से रेडियो सिग्नल मिलता है, लेकिन उनकी बातचीत कट जाती है। पर वे मानते हैं कि कुछ जिंदा बचे लोग पानी के नीचे एक बंकर के अंदर रह रहे हैं। मैथ्यू जल्द से जल्द हवाई के लिए निकलना चाहता है, पर सिल्विया सोचती है कि एक साफ न होने वाले मैसेज के कारण वहां जाना बेवकूफ़ी होगी। इस बीच टेरेंजियो को गुस्सा आता है कि सारे फैसले कप्तान ही लेता है। वह विरोध करता है और सब इस बात पर राजी होते हैं कि अब से वे कोई भी फैसला वोटिंग से लेंगे। जैसे ही चीजें शांत होने लगती हैं, एक साथ कई अलार्म बजते हैं जो प्लेन में खराबी बताते हैं। मैथ्यू को पता चलता है कि आतंकवादियों में से एक, जो पहले प्लेन का पीछा कर रहा था, उसने खुद को लैंडिंग गियर से बांध लिया है। अगर वह वहीं रहता है तो वे उतर नहीं पाएंगे। इसलिए मैथ्यू जितना हो सके ऊंचा उड़ने का फैसला करता है ताकि तापमान और ऑक्सीजन की कमी उसे नीचे गिरा दे। हालांकि वह टूटी हुई खिड़की को ध्यान में नहीं रखता। दबाव में अंतर के कारण वह टूट जाती है, जिससे प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। चीजें हवा में उड़ने लगती हैं क्योंकि यात्री टक्कर के लिए तैयार हो जाते हैं। मैथ्यू जल्दी से प्लेन को कम ऊंचाई पर लाता है और याकूब कुछ समय के लिए खिड़की को बंद करने के लिए लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल करता है। सब शांत हो जाते हैं, पर डोमिनिक को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि उसकी सांस की नली उड़ गई थी। अयाज एक प्लान सोचता है और एक सांस की नली बनाने के लिए ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल करता है। जारा शुक्रगुजार है और शर्मिंदा है कि वह पहले अयाज के साथ कठोर थी। कप्तान सबको बताता है कि हवाई अब सही नहीं है क्योंकि वे इस ऊंचाई पर समय पर वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे अच्छा विकल्प अट्टू, अलास्का द्वीप में उतरना होगा। तूफान भी लटकते हुए आतंकवादी से छुटकारा नहीं दिला सका। अयाज, याकूब और टेरेंजियो नीचे के हिस्से में जाते हैं और उसे देखने के लिए प्लेन के फर्श पर एक छेद करते हैं। टेरेंजियो अंधेरे में बंदूक दिखाता है, पर अपराधी उसे खींचता है और लगभग मार डालता है। सौभाग्य से
अयाज उसकी मदद के लिए आता है और आतंकवादी को गोली मार देता है। वह कुछ मिनटों के लिए उनका हीरो बन जाता है, इससे पहले कि यात्रियों को पता चले कि अरब यात्री की मौत का कारण वही था। उन्होंने उसके शरीर को कनाडा में दफनाया, जहां एक आदमी ने अयाज को उसका पेट काटते हुए देखा था। अयाज मानता है कि वह एक धोखेबाज है जो हीरे की तस्करी कर रहा था। हीरे अरब आदमी के शरीर के अंदर उसकी मर्जी से थे, पर वह मर गया क्योंकि उसने घबराने के निर्देशों का पालन नहीं किया। कबूलनामा सुनने पर कुछ यात्री विरोध करते हैं कि अय्याज को आतंकवादियों की तरह छोड़ दिया जाना चाहिए, पर वोट अय्याज के पक्ष में जाता है। नतीजतन उसे हथकड़ी लगाकर कम्युनिकेशन रूम में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में वे अलास्का में उतरते हैं और उड़ने से पहले फिर से तेल भरते हैं। हवा में मौसम वैज्ञानिक हॉर्स्ट को कुछ अजीब लगता है। उन्होंने कनाडा में जो फल लिए थे उनका कोई स्वाद नहीं है। वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गामा किरणें इतनी तेज हैं कि वे खाने के परमाणु ढांचे को बदल रही हैं। सबसे चिंता वाली बात यह है कि यह खाने की ताकत को कम कर देता है। मैथ्यू खतरे को मानता है, पर कहता है कि उनकी पहली चिंता सूरज से दूर भागना होनी चाहिए। वह पिछले कुछ घंटों से खुद पर काबू खोना शुरू कर दिया है। सिल्विया उसे आराम करने को कहती है, पर वह उस पर चिल्लाता है, जो उसके स्वभाव के खिलाफ है। यात्री फैसला करते हैं कि उसे आराम करने पर मजबूर किया जाए और उसे कॉकपिट से बाहर लाते हैं। मैथ्यू नाराज होता है, पर अगले कुछ घंटों तक सोने का वादा करता है। कुछ देर बाद वे रेडियो पर एक और सिग्नल पकड़ते हैं और दो पक्षों को बात करते हुए सुनते हैं, पर ग्रुप को सिर्फ स्टारा 17 कहते हुए सुनाई देता है। वे जल्द ही पता लगाते हैं कि फोन पर बात करने वाला एक अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में है। वे हैरान हैं कि कोई जिंदा है, पर इसका मतलब यह भी है कि वह पृथ्वी पर कंट्रोल रूम से बात कर रहा है। जिंदा रहने की नई उम्मीद के साथ वे ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय जाने का फैसला करते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। उनके पास ब्रुसेल्स में उतरने के बाद सूरज निकलने तक 4 घंटे होंगे, इसलिए वे टेरेंजियो की मदद से मुख्यालय में गुप्त बंकर के बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं। बाहर लॉरा मैथ्यू को टॉयलेट में बेहोश पाती है। पता चलता है कि उसकी हथेली पर लगी चोट संक्रमित हो गई है और उसे रक्त विषाक्तता, ब्लड पॉइजनिंग हुई है। यही वजह है कि वह पहले अजीब व्यवहार कर रहा था। इस परेशानी को हल करने के लिए उन्हें संक्रमित हिस्से को काटना, ऑपरेशन करना होगा। लॉरा कहती है कि अगर वे किसी अस्पताल तक पहुंच पाएं तो वह ब्रुसेल्स में ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि मैथ्यू के बिना सिल्विया प्लेन को अकेले नहीं उतार सकती। यात्री उससे विनती करते हैं, पर वह जानती है कि वह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उतार सकती है। हॉर्स्ट उसे समझाता है कि अगर वह हिम्मत नहीं करेगी तो सब मरने वाले हैं। इसके बाद सिल्विया को प्लेन कैसे उतारें, इस पर कुछ वीडियो देखने पड़ते हैं। हालांकि जब उसे सच में काम करना पड़ता है तो वह घबरा जाती है। एक खराब तूफान आता है और सब खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार करते हैं। आखिर में वे एक अस्थिर लैंडिंग करते हैं, पर इसके अलावा प्लेन और यात्री दोनों सुरक्षित हैं। सब सिल्विया के लिए ताली बजाते हैं और इस मुश्किल में मिली जीत के पल का आनंद लेते हैं। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे 3 ग्रुप में बांट जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। 2 आदमी तेल भरने के लिए एयरपोर्ट पर रुकते हैं। जारा, लॉरा और उनका ग्रुप मैथ्यू को पास के अस्पताल ले जाता है, जबकि टेरेंजियो, अयाज और रिक नाम का एक आदमी नाटो मुख्यालय जाता है। अस्पताल में उन्हें गलियारों को रोकते हुए कई मृत शरीर मिलते हैं। लगता है लोगों को सूरज निकलने से पहले मौत के बारे में पता चल गया था और वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लॉरा सबको अफरा तफरी को नजरअंदाज करने और मैथ्यू को बचाने पर ध्यान देने का आदेश देती है। उसी समय जारा अपने बेटे और दूसरों के लिए दवाओं से अपना बैग भरती है। इस बीच नाटो मुख्यालय में टेरेंजियो उन्हें वह मीटिंग रूम दिखाता है जहां उसने पहली बार इस तबाही के बारे में सुना था। बचे हुए समय में वे सारे कागजात नहीं देख सकते, इसलिए रिक यह देखने का फैसला करता है कि क्या निगरानी फुटेज में कुछ है। जब वह दूर होता है, टेरेंजियो अयाज का तुर्की होने पर मजाक उड़ाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वह गलती से अयाज को मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और बहुत खून बहने लगता है। कहीं और रिक को अफसरों की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो बुल्गारिया में एक बांध के नीचे एक बंकर की बात कर रहे होते हैं। उस जगह का नाम स्टारा 17 है, वही बात जो उन्होंने कुछ घंटे पहले रेडियो पर सुनी थी। इससे पहले कि वह लड़कों के पास वापस जा सके, टेरेंजियो उसके पास आता है और उसे बताता है कि अयाज पहले ही जा चुका है। रिक स्क्रीन पर अयाज के शरीर को खून के ढेर में पड़ा देखता है, पर बोलने से बहुत डरता है। सूरज निकलने से आधा घंटा पहले सब प्लेन में सवार होते हैं। मैथ्यू अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं है, पर सर्जरी के बाद बेहतर महसूस करता है। टेरेंजियो सबको बताता है कि अयाज उनसे पहले गाड़ी चलाकर चला गया, पर वे अब उसके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। भारी मन से वे इंजन शुरू करते हैं, तभी अचानक एक कार प्लेन के सामने रुकती है और अयाज बाहर आता है। अगले दृश्य में टेरेंजियो को कम्युनिकेशन रूम में हथकड़ी लगाई जा रही है। सिल्विया सबको बताती है कि अगर बुल्गारिया की योजना काम नहीं करती है तो उनके पास किसी और ठिकाने तक पहुंचने के लिए न तो काफी तेल होगा और न ही समय। जब वे उतरते हैं तो सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास बंकर की जगह तक गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ 20 मिनट होंगे। अय्याज टॉयलेट में है जब उसे दौरे पड़ते हैं।
यह बस कुछ सेकंड तक रहता है और वह सोचता है कि यह इसलिए है क्योंकि उसने बहुत खून खो दिया है। हालांकि वह दूसरों को बताने से बचता है। जब वह बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि वह टेरेंजियो के साथ क्या करना चाहता है। उसे मौत की सजा नहीं देना चाहता। वह उस आदमी को उनके साथ बंकर में आने की इजाजत देता है। कुछ देर बाद वे एक बुल्गारियाई एयरपोर्ट पर उतरते हैं और दो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर दो ग्रुप में बांट जाते हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स को एक प्लेन को छोड़कर गाड़ियों से अपनी जर्नी पूरी करनी है और इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अपलोड होते ही वीडियो आप तक पहुंच जाए।